प्रैक्टिस करेंगे, बुक में नहीं दे रखा है बट मैं बताऊंगा। उसका नाम है स्लाइडिंग ऑफ वेक्टर्स। स्लाइडिंग ऑफ वेक्टर्स, ये क्या होता है? स्लाइडिंग ऑफ वेक्टर्स के अंदर हम एक और चीज सीखेंगे। तो 2 टॉपिक दे देता हूं, प्लस दूसरा पॉइंट होगा कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। मैं नहीं लिख रहा हूं ऑफ ए वेक्टर, दो चीज एक साथ पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास हमने देखा कि अगर मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं क्या कर रहा हूं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने पॉइंट ए से पॉइंट सी गया। अब मैं कैसे गया मुझे नहीं पता, मैं बस पॉइंट ए से पॉइंट सी गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट देखता नहीं है आप कैसे गए, बस सीधा देखता है कहां तक गए। तो मैंने एरो ड्रॉ किया और मैंने कहा जो मेरा फाइनल डिस्प्लेसमेंट है वो एसी वेक्टर है। तो इधर इसको एसी वेक्टर बोलो या फिर तुम बोलो डी टोटल के ऊपर वेक्टर साइन। अब एसी वेक्टर क्या होता है? एसी वेक्टर अगर देखोगे तो लेंथ ऑफ एसी जो कि मेरा मैग्नीट्यूड होगा, और कौन से डायरेक्शन में है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपका ऑलमोस्ट लेंथ होता है, डायरेक्ट लेंथ। तो ये अगर मैं अच्छे से लिखूं तो ये कुछ भी नहीं है, सिंपल एक लेंथ है। लेंथ मतलब एक नंबर है। ठीक है, अब हमने क्या सीखा? अब हमने सीखा कि एसी को एक और तरीके से लिखा जा सकता है। अगर आपके पास एसी के 2 और, तो एसी के कितने वेज हैं एसी तक पहुंचने का, थोड़ा ये देखते हैं। तो एक वे, और कैसा वाला वे? डिस्प्लेसमेंट वाला वे, डिस्टेंस वाला वे नहीं। तो एसी तक पहुंचने में डिस्टेंस वाला वे ये होता है, कुछ भी करके घूम घाम के एसी पहुंच गया। मैं डिस्टेंस का बात ही नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा व्हाट आर द वेज टू गो फ्रॉम ए टू सी यूजिंग डिस्प्लेसमेंट्स। सो रीचिंग फ्रॉम A to C using smaller displacements. Smaller कहना गलत होगा बट ठीक है। तो क्या तरीका है? एक तरीका ये है कि कोई बंदा बोलेगा कि मैं A से B जाऊंगा, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट हो गया। मैं क्या बोलूं, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में तोड़ना है। फिर वो बोलेगा मैं B से C जा रहा हूं, करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। तो आपने AC का जो जर्नी था तोड़ दिया AB के छोटा डिस्प्लेसमेंट में और BC के छोटे डिस्प्लेसमेंट में आपने तोड़ दिया। ये तो एक पॉसिबिलिटी है। AB आपको पता है, AB जब आप AB वेक्टर के बारे में बात करते हो, आप सबको याद रहेगा कि AB का लेंथ लिख लेना पहले और उसका डायरेक्शन। ये देखो, एक जो 2 लाइन के बीच AB वेक्टर लिख रहा हूँ, सिंपल है, मैग्नीट्यूड ऑफ AB। इसको मैं D1 भी लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा नोटेशन चेंज है। और इसका डायरेक्शन है आई कैप। आई कैप इसीलिए क्योंकि ये एक्स एक्सिस में। अब मैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा सीधा आई कैप जे कैप। सिमिलरली BC आपको पता है, ये आपको D2 कह सकते हो, और ये आपका मैग्नीट्यूड BC एंड जे कैप। ये हो गया पहला पॉसिबिलिटी। अच्छा, व्हाट इज द अदर पॉसिबिलिटी ऑफ रीचिंग अप टू C? कोई बंदा बोलेगा मैं ऐसे जाऊंगा, A से D जाऊंगा और D से C जाऊंगा। सही है, गड़बड़ तो नहीं है, पॉइंट तो उसने सही पकड़ा, तो मैं ग्रीन में लिख रहा हूं। तो ये पॉसिबिलिटी A है। और पॉसिबिलिटी B क्या है कि AC वेक्टर इज इक्वल्स टू AD वेक्टर प्लस DC वेक्टर। करेक्ट है, कोई इशू नहीं है। तो ये दूसरा तरीका हो गया। अब AD वेक्टर को थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। AD वेक्टर हो जाएगा AD का AD का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में? AD जे कैप।
तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं एडी बीसी के सेम हो रहा है, क्योंकि हमको पता है एडी का लेंथ और बीसी का लेंथ तो सेम है। ये तो ओवरऑल टोटल देखा जाए तो वही एक स्क्वायर या रेक्टेंगल की तरह बन गया। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आया कि अरे यार ये एडी वेक्टर तो बीसी वेक्टर के सेम है, आपके दिमाग में आया। इसके बाद आपने ऑब्जर्व किया डीसी वेक्टर को। तो डीसी को आप जब लिखे, आप लिखोगे डीसी को मैग्नीट्यूड ऑफ डीसी और इसका डायरेक्शन आई कैप, और आपको पता है कि डीसी का लेंथ एबी के लेंथ से सेम है, तो ये तो हमारा एबी वेक्टर के सेम हो गया। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी ओपन करता है। अब यहाँ पे मैं 2 पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। ये जो आप लिखते हो ये D1 और D2, तो आपने क्या लिखा, आपने एक टोटल डिस्प्लेसमेंट को 2 छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में बांट दिया। इनके लिए एक नाम है, इनको बोलते हैं कंपोनेंट्स। यहाँ पे DC होगा और यहाँ पे AD होगा। तो ये आपके इनके क्या नाम है, इनको बोलते हैं कंपोनेंट्स। तो इसका मतलब अगर मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट को 2 छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में तोड़ दूं तो D1 और D2 जो है वो क्या है, कंपोनेंट्स है। ये तो एक सिंपल आइडिया है, बट यहां से एक और आइडिया मुझे मिला, द आइडिया ऑफ स्लाइडिंग ए वेक्टर। बोलोगे क्या? मैं बोलूंगा कि मैं अगर मेरा AD और BC सेम है तो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं, मैं BC वेक्टर को स्लाइड करके यहाँ पे रख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं DC वेक्टर को स्लाइड करके यहाँ पे रख दूं, सेम ही चीज है। दैट मीन्स जो हमारा एक ऑब्जर्वेशन रहा अभी, ये हमको ऑटोमेटिक स्लाइडिंग ऑफ वेक्टर का आइडिया दे रहा है। तो देख लेते हैं आइडिया फिर से। आइडिया क्या है? तो आइडिया ये है कि अगर आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई और एक डिस्प्लेसमेंट है ए सी, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक डिस्प्लेसमेंट ऐसे बना सकते हो ए बी, ये एक उसका कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, एक और पॉइंट, कंपोनेंट्स में हमेशा आई या फिर जे कैप यूज होगा, कोई और चीज यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताऊंगा, बट ये पॉइंट याद रखना। अब स्लाइडिंग ऑफ वेक्टर बोलता है कि आई कैन स्लाइड वेक्टर ए बी अपवर्ड्स। तो स्लाइड कैसे करना है, उसका पैरेलल रखना। जैसे इसको मैं स्लाइड करके यहाँ लिया, इसको मैं स्लाइड करके यहाँ लूंगा, फिर यहाँ लूंगा, फिर यहाँ लूंगा, और फाइनली यहाँ आ जाएगा। ये होता है स्लाइडिंग ऑफ वेक्टर। तो ए बी वेक्टर स्लाइड होकर ऊपर चला गया, यहाँ पे मैं डी कर दूं। तो सिंस आई कैन स्लाइड ए बी टू डी सी, सो देयरफॉर ए बी वेक्टर इज सेम एज डी सी वेक्टर। सिमिलरली मैं किसको स्लाइड कर सकता हूं, अगर मैंने BC बनाया तो उसको स्लाइड करके इधर रख सकता हूं। अब स्लाइड मतलब ये टोटल ऊपर जाएगा है, तो थोड़ा छोटा एरो नहीं बनाना चाहिए। ये होता है स्लाइड करके मैंने यहाँ रख दिया। तो स्लाइड मैंने कर दिया, इट्स ए क्लियर इंडिकेशन कि CB वेक्टर इज इक्वल्स टू DA वेक्टर। अब बोलो सर स्लाइड व्लाइड क्यों कर रहे हो, क्या फायदा? बहुत खतरनाक फायदा है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। यहाँ से आपका हायर फिजिक्स भी चालू होता है, जो आपका एक फ्यूचर में आगे कभी टाइम मिलेगा, आइंस्टाइन का जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब पढ़ोगे, यही स्लाइडिंग ऑफ वेक्टर है जो पूरा गेम खेलता है। क्योंकि स्लाइडिंग ऑफ वेक्टर आप एक प्लेन में कर सकते हो, बट एक कर्व्ड स्पेस में नहीं कर सकते। जैसे एक आप पेपर ले लिए, प्लेन है,
कर्व्ड स्पेस मतलब स्फीयर है, समझ लो आपका फुटबॉल है, आप फुटबॉल के ऊपर ज्योमेट्री बनाओ, फुटबॉल के ऊपर ट्रायंगल बनाओ। अगर आप एक पेपर के ऊपर ट्रायंगल बनाओगे, जैसे ये आपका स्क्रीन एक पेपर है, तो पेपर के ऊपर एक ट्रायंगल बनाया, तो आपको पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है? 180 होता है ना, 180 होता है। बट अगर आप एक ट्रायंगल अपने फुटबॉल के ऊपर बनाओगे, तो आपका सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 वैलिड नहीं रहेगा। तो यहीं से आइंस्टाइन का पूरा थ्योरी चालू हुआ कि कर्व्ड स्पेस में ज्योमेट्री स्टडी कैसे करें, दैट इज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और सबसे फाड़ू चीज जो कि माइंड ब्लोइंग चीज है, कर्व्ड स्पेस में जो ज्योमेट्री स्टडी होता है वो फिजिक्स को करेस्पॉन्ड करता है। आप बोलेगे सर ये क्या है, ये तो मतलब दिमाग से बाहर चला गया। हम तो रह रहे हैं कहाँ कर्व्ड स्पेस में रह रहे हैं, हम तो ऐसे ही फ्लैट स्पेस ही दिखता है चारों ओर। फिजिक्स हम कर रहे हैं फ्लैट स्पेस में, हाँ कर रहे हैं अभी के लिए, +2 के लिए। बाद में आपको पता लगेगा कि जो एक्चुअल फिजिक्स है वो एक फ्लैट स्पेस में नहीं एग्जिस्ट करते, कर्व्ड स्पेस में एग्जिस्ट करता है। कर्व्ड स्पेस का एक एग्जांपल मैंने दिया, जैसे आप पूरा ज्योमेट्री फुटबॉल के ऊपर करोगे, फुटबॉल के ऊपर ट्रायंगल बनाओगे, फुटबॉल के ऊपर रेक्टेंगल बनाओगे, फुटबॉल के ऊपर क्या वेक्टर बना सकते हो, क्या वेक्टर को स्लाइड कर सकते हो, ये सारे क्वेश्चंस फिर दिमाग में आ जाएंगे। तो जैसे ही आप फ्लैट से फुटबॉल में जाओगे, तो अब +2 में आपको फ्लैट सरफेस में वो लाना है एक्सीलेंस, फ्लैट सरफेस का हर एक ज्योमेट्री पता हो, तभी आप हायर ज्योमेट्री कर पाओगे। तो स्लाइडिंग ऑफ वेक्टर का फायदा ये है, कुछ मैं फायदा दिखाता हूँ। पहला तो मैं कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी दे दूं, थोड़ा सा फिर से हम वापस आ जाते हैं कंपोनेंट्स पे। और मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कंपोनेंट्स आप हमेशा आई कैप और जे कैप में होना चाहिए, नहीं तो आप उसको कंपोनेंट नहीं बोल पाओगे। इसका थोड़ा सा मीनिंग देख लेते हैं। अगर आपने कोऑर्डिनेट लिया, XY बनाया, वही मेरा AC वेक्टर जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है मैंने डाल दिया। अगर मैं आपको पूछूं कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, क्या मैं एक ऐसा वेक्टर बनाऊंगा, सॉरी इसको हटा देता हूं, हाँ ये मेरा AC है ना, तो मैं AB ऐसा बनाऊंगा, और ऐसे बनाऊंगा का मतलब क्या है, मैं ऐसे जा सकता हूँ। किसने कहा मैं एक्स एक्सिस में सीधा जा सकता हूँ, मैं बी में भी जा सकता हूँ। तो AB मेरा पहला डिस्प्लेसमेंट होगा, BC मेरा दूसरा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ AC वेक्टर इज इक्वल्स टू AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर? हाँ मैं ऐसा लिख सकता हूँ। क्यों? मैंने आपको पहले बोला था ये जो है इसमें पूरा फिजिक्स छुपा नहीं है, ये बस एक रिप्रेजेंटेशन है। ये बोल रहा है कि जो आपका AC है AB और BC से बना हुआ है, जो कि है आपका जो AC डिस्प्लेसमेंट है। आप अलग तरीके से भी कवर कर सकते हो, आप A से B जा सकते हो, B से C जा सकते हो। अब दूसरा तरीका भी है, A से D जा सकते हो, D से भी C जा सकते हो। तो आप ये भी लिख सकते हो। AC वेक्टर को मैंने कैसे कवर किया, मैं A से D डिस्प्लेसमेंट गया, फिर मैं D से C डिस्प्लेसमेंट गया, क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इनको आप कंपोनेंट्स नहीं कह सकते। क्यों? जब आप AB को लिखोगे तो AB का प्रॉब्लम ये होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ AB आ जाएगा, बट डायरेक्शन है, आप डायरेक्शन ऑफ AB को आई कैप या जे कैप में नहीं लिख सकते, क्योंकि वो ना आई में है ना जे में, कहीं ना कहीं बीच में है। चलो वो नॉर्थ ईस्ट में है, तो वो खुद नॉर्थ ईस्ट भी नहीं है, वो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में है। तो क्या करे, अब पता नहीं डायरेक्शन क्या दूं। के कैप दे देता हूँ, चलो रैंडम डायरेक्शन। अब मुझे नहीं पता के क्या होगा एग्जैक्टली, क्योंकि ये AB का डायरेक्शन मुझे कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में दिख रहा है। अगर मैं AC को नॉर्थ ईस्ट ले रहा हूँ तो AB कहीं ना कहीं बीच, और AD का डायरेक्शन भी कहीं वियर्ड सा है। तो AD को भी मैं अगर लिखूंगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ AD लिखूंगा, और डायरेक्शन मुझे नहीं पता AD, सॉरी डायरेक्शन मुझे नहीं पता, तो मैं M कैप कर दूंगा। चलो ऐसे ही, मुझे नहीं पता डायरेक्शन क्या, मतलब दिख रहा है बट एग्जैक्टली मैं नहीं कह पा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिसिंग है। तो फिर ऐसे सिचुएशन में कंपोनेंट्स कैसे लिखा जाए?
उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, बट पॉइंट ये है कि ऐसे कंपोनेंट नहीं लिखा जाता। यू कैनॉट से दीज आर कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के लिए हमेशा आप आई कैप जे कैप की यूज करना। एक तरीके से आप इसको सब वेक्टर बोल सकते हो, जिन वेक्टर से ओरिजिनल वेक्टर बना है। तो एसी जो ओरिजिनल वेक्टर है वो ए बी और बी सी वेक्टर से बना है। तो आप कंपोनेंट्स नहीं कह सकते। कंपोनेंट का नाम स्पेशली आई कैप और जे कैप के लिए हमने संभाल के रखा। अब इनको जो भी नाम देना है आप दे सकते हो। वापस आते हैं स्लाइडिंग ऑफ वेक्टर का यूजफुलनेस पे। स्लाइडिंग ऑफ वेक्टर कहाँ पे यूजफुल है? तो फिर से आ जाते हैं